आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानने का विषय है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। शायद मैंने कल की क्लास में आपको एक रिएक्शन लिखकर बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन वाली। आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है? जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसको जो इंडिकेशन, जो डिनोटेशन होता है ऑन पेपर, वो कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो लिखी जाती है इक्वेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इक्वेशन के फॉर्म में। तो भाई इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या नीड है? सबसे पहले तो ये देखिए कि इक्वेशन मतलब होता है, सपोज करिए 10 इज इक्वल टू 5। अगर मैं ये बोलूं तो क्या इक्वेशन है? 10 इज इक्वल टू x। हाँ, ये इक्वेशन है। जहां पे भी इक्वल टू का साइन आता है वो इक्वेशन है मैथ्स की टर्म्स में। और अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म में देखूं तो जहां पे एक ऐसा एरो आता है विच इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन हैव बीन प्रोसीडेड, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जो इंडिकेशन ये वाला, इस फॉर्म में अगर मैं a प्लस बी करके कुछ लिख रहा हूं, गिव्स c प्लस डी, तो ये है भाई एक केमिकल इक्वेशन। क्या है ये? केमिकल इक्वेशन। अभी आप समझ गए होंगे क्या है केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए, बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग क्या है। एक लॉ है, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास जो है इस यूनिवर्स में कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब कैसा? एक निश्चित मात्रा में निर्धारित है। हिंदी में बोलूं तो, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आई तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आई तो फिर भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना? आप इंग्लिश मीडियम में भले ही होंगे पर यू फेल्ड एज अ स्टूडेंट। ना आप हिंदी के ना आप इंग्लिश के, ठीक है ना? मैंने दोनों भाषा में समझा दिया। क्या? जब एक मास एक निर्धारित मात्रा में रहता है, मास बोले तो, अब मैं बिल्कुल है ना उसमें द्रव्यमान वगैरह में नहीं जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। द्रव्यमान वॉल्यूम होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। और आप इंग्लिश मीडियम में तो आप ये समझिए मास मतलब कच्चा कच्चा वेट मान लीजिए आप, ठीक है ना? तो जब मास कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड का क्या मतलब है? बराबर रहता है, ये हमेशा रहता है। तो ये जो रूल है ये हर जगह एप्लीकेबल है। हर जगह एप्लीकेबल का मतलब क्या है? ध्यान समझिए। मैं 10 किलो आटा डाल रहा हूँ और 10 किलो पानी डाल रहा हूँ, तो कितना किलो मेरे को जो आटा सन के जो मेरे को डो मिलेगा वो कितना किलो का मिलेगा? 20 किलो का मिलेगा। क्यों? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अगर मैं 10 ग्राम आयरन डाल रहा हूँ, उस पर 10 ग्राम HCl डाल रहा हूँ, तो मेरे को जितने भी प्रोडक्ट है उनका टोटल वेट कितना आएगा? 20 ग्राम ही आएगा। अब आप बोलोगे भैया हमने तो मेजर किए, भैया वेट तो कम हो गया, भैया वेट तो 18 आ रहा है। बिल्कुल आपने किए होगे वेट और वेट कम आया होगा। मैं आपको बोलूंगा बेटा तूने हाइड्रोजन गैस को ना एस्केप होने दे दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भैया ये तो होता ही नहीं है, हम जलाते हैं लकड़ियां, लकड़ियां तो इतनी सी राख बचती है, लकड़ियां तो बहुत भारी होती है, जलाने के बाद तो राख बचती है। बेटा अगर तू सारी गैसेस को क्या कर, एक एक करके कलेक्ट कर और उसको ट्रैप कर दे और उनका वजन मिला, और राख का भी वजन मिला, और हर एक चीज का वो जो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी को तू छोड़ दे, बाकी जो गैसेस जो एस्केप आउट हुई है उनका जब तू वजन मिलाएगा ना, वो तेरे को ज्यादा मिलेगा। किससे? वुड से। अब बोलेगा भैया आपने तो बोले थे कंजर्व हो रही है, तो भाई उसमें ऑक्सीजन का वेट तो मिला ही नहीं था ना। तूने सिर्फ लकड़ियों का वेट मेजर किया था, उसमें जो ऑक्सीजन गैस मिल रही है उसका वेट तो तूने मेजर किया ही नहीं था। अगर तू ऑक्सीजन का वेट जितनी यूज हो रही है, मतलब अगर एक काम कर, एक कंटेनर पकड़, उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन डाल, 20 ग्राम लकड़ी डाल, तो राख और जितनी गैसेज आएंगी ना वो 40 ग्राम आएंगी। और ये गारंटी है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई ये हर जगह फॉलो होता है, एक जगह को छोड़ के न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसकी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, वहां पे मास कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको छोड़ दो, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, अगर हम न्यूक्लियर में घुसे तो भाई हम फिजिक्स के अंदर घुस जाएंगे। इसलिए हम लोग अभी न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़ के सिर्फ हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। HCl मिलाना, लकड़ी जलाना, कैंडल जलाना, ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना हम लोग? चलिए अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? सपोज करिए हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है किसमें? ऑक्सीजन गैस में। तो क्या बन रहा है? H2O ही बनेगा, पानी बनता है H2O। अब आप देखिए क्या मास कंजर्व्ड है? नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं? यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन एटम है। कितना ऑक्सीजन एटम है? एक। क्यों? मैंने आपको फॉर्मूलों का जो फॉर्मेशन है वो बता चुका हूँ कि फॉर्मूले बनते कैसे, फॉर्मूले फॉर्म कैसे होते हैं। पिछले लेक्चरों में मैंने 3 लेक्चर डेडिकेटेडली आपको मैंने ये बताया कि ये रिएक्शन के जो कंपाउंड से बनते कैसे, होते कैसे, वैलेंसी क्या होती है। आप उनको जाके देखिए, ठीक है ना? वाटर का फॉर्मूला है। इसमें कितना एटम है? एक एटम है ऑक्सीजन का। और कितना एटम है हाइड्रोजन का? 2 एटम है हाइड्रोजन का। अब देखिए
ये जो H2 होता है इसमें कितना एटम है हाइड्रोजन का? 2 एटम। तो 2 एटम तो 2 एटम है, ठीक है, कोई चीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो 2 एटम है यहाँ पे, ये कितने एटम हो गए यहाँ पे जाके? 1 एटम। पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। सपोज करो कि आप 20 बच्चे स्कूल गए, घर 18 ही जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना, जितने बच्चे स्कूल आते उतने स्कूल जाते। सेम चीज इसमें भी होती है, क्या कोई गायब नहीं होगा बीच से, ठीक है, और जितने बच्चे आएंगे उतने बच्चे जाएंगे वापस। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, या तो हमको इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज हम दोनों को कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इसके सामने 2 लगा दें। 2 लगाएंगे तो क्या होगा? अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। यहाँ पे कितने थे? 2 ही थे, तो इसको भी 4 बनाना। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, और दूसरी रिएक्शन लिख दे रहा हूं मैं। ऑक्सीजन को आधा कर दो। क्या कर दो? ऑक्सीजन को आधा कर दो, तो हाफ इंटू 2। डबल को हाफ कर दो, कितना होता है? डबल को हाफ कर दे तो कितना होगा? सिंगल। मैंने क्या बोल दिया है? मैथ्स में आपने सम ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ सम देखे होंगे, है ना? टीचर बड़ा कंफ्यूज करता होगा, सीबीएसई में आता ही है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज ये, द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नंबर इज ये। तो वैसे ही द डबल ऑफ हाफ इज 1, द हाफ ऑफ डबल इज 1। ठीक है, दोनों में क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तुम आधे को डबल कर दो तो पूरा बन जाएगा, तुम डबल को आधा कर दो तो भी 1 आएगा। ठीक है ना? इसलिए हाफ लगाए तो ऑक्सीजन आइटम कितना? 1 आ गया, तो H2O में 1 आ गया। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल? 1, और यहाँ पे भी कितना? 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या होता है भाई? ये होता है कि हमने एटॉमिक लेवल पे काम किया, और कुछ लोगों को लग रहा होगा भैया ये जो तूने आधा डाला है, ये तूने इधर नीचे क्यों नहीं लिखा, ये तूने सामने क्यों लिखा? मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये मैंने सामने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था, अगर किसी के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के या उस मॉलिक्यूल के कंपोजिशन में वो उतने एटम है, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो मेरे पास कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। अब मेरे को 10 उंगली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एक ही हाथ में मेरे को 10 उंगलियां चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? देखो, 2 तरीके हैं। क्या? कि आप अपने दोस्त का हाथ मिला लो, तो 10 उंगलियां हो जाएंगी एक ही हाथ में। मतलब समझ रहे हो ना? एक ही हाथ के अंदर आपकी 10 उंगलियां आ गई, खुद की 5 और सामने वाले की 5। या तो एक दूसरा तरीका क्या है कि आप भाई ऋतिक रोशन के जैसे 5 उंगली और उगा लो। ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि इंसान के जेनेटिक्स में एक हाथ में कितनी उंगली दे के रखा है? 5। ये कंपोजिशन है, ये भगवान ने बनाया, कोई भी एक एंटिटी जो एनर्जी है उसने बनाया। अपन ने बनाया क्या? नहीं ना। सेम चीज यही है कंपाउंड्स। क्या? इनका एक फिक्स्ड रेशियो प्रपोर्शन होता है, हम इनके प्रपोर्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर किए तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। जैसे अब कुछ जानवरों की 4 उंगलियां होती हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, वो इंसान नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी कारण सामने लगता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं आप, पर नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पूरा क्या है? H2O मॉलिक्यूल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, पर आप नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल चेंज नहीं कर सकते। एटम इन मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? हमें नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बैलेंसिंग होती है भाई, ठीक है ना? इनको बोलते हैं, जो सामने लिखे रहते हैं, इनको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें चेंज लाना, यही है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्या? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंज लाना ही बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। अभी ध्यान से समझेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण नीड ऑफ बैलेंसिंग आई। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा भाई बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है, अगर समझ लिए तो। अगर नहीं समझे तो तुम भाई जय हिंद श्रीमान हो, पीछे मुड़ तेज चलो, ठीक है ना? जिनने एनसीसी किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा भाई, क्या है, मैं थोड़ा एनसीसी कैडेट रह चुका हूं मैं, प्लस मैं थोड़ा मतलब आर्मी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बट आई हैव गॉन थ्रू 8 टाइम्स इन एसएसबी, तो थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में ये सब आ जाता है, ठीक है? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं किस चीज में। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पहले तो केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो भाई सबसे पहला तरीका है क्या? बैलेंसिंग लिखकर। क्या लिखकर? बैलेंसिंग करके। भाई देखो, आप अगर 10th क्लास में हैं और आपने कोई बिना बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखे हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एवरीवेयर, ठीक है ना? चाहे वो फिजिक्स में लिखो, अगर आ गई तो फिजिक्स में कोई केमिकल रिएक्शन, या अगर केमिस्ट्री में आ गई तो, नहीं तो ग्लूकोज वाली जो पाइरुवेट वाली रिएक्शन है लाइफ प्रोसेस, बैलेंस ही लिखना।
समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने नहीं लिखे बैलेंस तो भाई आपके नंबर नहीं आ सकते, तो समझ लो ये टॉपिक, ठीक है ना? अब ध्यान से समझो। अब मैंने भाई ग्लूकोज का जिक्र कर दिया, तो चल ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। C6H12O6, व्हाट इज दिस? दिस इज, इट कैन बी इधर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। समझ में आया? दो टाइप की शुगर हो सकती है, पर ग्लूकोज मानो, ठीक है, ग्लूकोज मानो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। अब इसमें मैंने ऑक्सीजन मिला दिया। अब भाई देखो, रिएक्शन लिखने का सबसे पहला रूल क्या है? रिएक्शन के नीचे जो आपने कंपाउंड लिखा उसका नाम जरूर लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो होती है? हाँ होती है। आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम होता है? हाँ होता है। नाम लिखे तो फोटो की क्या जरूरत है? फोटो लिखे तो नाम की क्या जरूरत? लिखते हैं ना, करते हैं ना, वहां चिपकाते हैं ना फोटो। तो यहाँ पे भी आपको भाई कंपाउंड का नाम भी लिखना है। बिना नाम लिखे आपकी रिएक्शन भाई, जैसे स्केलेटन नहीं होता, एक स्केलेटन, स्केलेटन में जान होती है क्या? नहीं होती ना। उसमें पहले क्या, मांसपेशी आती है, मसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, फिर लिगामेंट, फिर क्या, ये सब जब आता है तब वो पूरा शरीर एक बनता है इंसान का, जिंदा। समझ में आया? तो आपको भी रिएक्शनों में पूरा जान मान डालना, भी कैसे डालना मैं बताता हूँ, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। क्या एक्सेल किया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत होशियार बच्चों ने पढ़ ली होंगे रिएक्शन लाइफ प्रोसेस में। मैं बताता हूं इसकी बैलेंसिंग। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो क्या, इसके नीचे लिख देना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके नीचे लिख देना क्या, वाटर। मैंने ये बता चुका हूं कि इसके जो इधर साइड रहता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो इधर साइड रिलीज होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये चीज मैंने आपको बता चुका हूं, बट रिपीट करने में कुछ नहीं जाता। अब ध्यान से समझेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन है। वहां पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो 1 को 6 बनाना है तो किसका मल्टीप्लीकेशन करूं? 6 का ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से होता है, पेंसिल से करके देखना पहले, ठीक है ना? पेंसिल से करना, उसके बाद जब पूरे सब सेम आ जाए उसके बाद पेन से लिख देना आंसर शीट में। अगर वहां पे आप 10 बार ऐसे रख रख के देखेंगे तो आपकी कॉपी गंदी होगी। आप पहले 4 रखेंगे, फिर कैंसिल, फिर 5 रखेंगे, फिर कैंसिल। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे नंबर भी, ठीक है ना? अब देखो 6 कार्बन हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 2 12 ऑक्सीजन हो गए। अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभी ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना? क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि अभी वहां पे हमने हाइड्रोजन बराबर नहीं किए। हाइड्रोजन देखिए कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन है। वहां पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 12 को, 2 को 12 बनाना है, किसका मल्टीप्लीकेशन करूं? 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं। तो अब देखो 6 2 12, 6 कितने हो गए? 18। 12 प्लस 6 18 हुए ना। अब ये 18 मेरे को 2 में चाहिए। पहले यहां पे भी देखिए ये कितने? 6, 6 हमारे पास, और 7 8, 8 हमारे पास पहले से हैं, जिसमें से 6 वाले फिक्स हैं। अब हमको क्या बनाना है? इस 2 को कितना बनाना है? 18 माइनस 6 कितना हो गया? 12। तो मेरे को इसको बनाना है 12। अरे समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से देखिए, 6 2 12 आया, कहां पे? प्रोडक्ट साइड में, ठीक है? ऑक्सीजन की संख्या 12 एटम प्लस 6 एटम, कितने हो गए? 18 एटम, कहां? प्रोडक्ट में। अब यहां पे देखिए 6 एटम हमारे पास पहले से ऑक्सीजन के। अब ये जो अलग से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसमें हमको कितना बनाना पड़ेगा? 6 पहले से है, तो बचा कितना? 12। 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूं? 6 का मल्टीप्लाई करूं। क्या है? रिएक्शन बैलेंस हो गई? बिल्कुल बैलेंस हो गई। ये कन्वेंशनल तरीका है। एक और तरीका है जो सही तो है, आप ट्राई भी कर सकते हैं, नंबर भी मिलेंगे, ठीक है ना? टेक्निकली आपके नंबर नहीं कट सकते। क्या? इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 6 विथ ऑल अदर रिएक्टेंट यू कैन सिंपली डिवाइड। क्या? जिनका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलता होगा या थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते होंगे उनको क्या दिखा, भैया एक कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ पे क्या कर दूं कि 6 को मैं 1 बना दूं, तो इसको कर दूंगा मैं 1/6। तो 6 इंटू 1/6 एक कार्बन हो गया। 12 को मैं 1/6 कर दूं, कितना हो गया? 12 को मैं 1/6 कर दूं, कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने? 2 हो गए। और ऑक्सीजन को मैं 6 कर दूं और इसको 1/6 कर दूं, तो कितने ऑक्सीजन एटम हो गए? एक एटम हो गया, ठीक है? एक एटम ये H2 वाला पकड़ लो। अभी बचे कितने? 2 एटम बचे ऑक्सीजन के। ये देखो 2 एटम ऑक्सीजन के। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरीके वाजिब हैं, दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं। आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। जो वाइडली यूज तरीका है वो 6 वाला तरीका है। 6 लिखा रहता है क्योंकि ऐसा बोलते ही अपॉन में कभी ये नंबर डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि क्या किया मैंने।
अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज ले रहा हूं रिएक्शन करवाने के लिए तो मेरे को 6 मोल ऑक्सीजन के लग रहे हैं, तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो 6 मोल H2O रिलीज हो रहे हैं। ये जो बैलेंसिंग करा रहा हूं इसका यही मतलब है, एक एक मॉलिक्यूल है, मतलब 1 मोल अगर मैं ग्लूकोज लूंगा, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम अगर मैं ग्लूकोज के लूंगा तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मेरे को मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगेंगे, उतने मॉलिक्यूल मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा और उतनी मॉलिक्यूल मेरे को वाटर का मिलेगा। ये इसका मतलब है, एकदम साइंटिफिक वे में जानना चाहता है चीजों को। पर यहाँ पे एक और कैच है, अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज ले रहा हूं या अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन ले रहा हूं, क्या अगर मैं 1 मोल ही ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है, आई एम वेरी लो ऑन बजट, 1 ही मोल ऑक्सीजन दे सकता हूं मैं, तो देखो क्या होगा। तो भाई 1 मोल ऑक्सीजन कितने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये जो 1/6 लगाया हूं, मतलब एक का 1 मोल का 1/6 हिस्सा। समझ में आया कि नहीं, एक पिज्जा का 1/6 जितना हिस्सा होता है ना, बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब वो जो 6.023 इंटू 10⁻23 था ना एवोगैड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल थे ग्लूकोज के, इसमें बाय 6 कर दूं तो इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे ग्लूकोज के। समझ में आया कि नहीं आया, इसको 1 मोल ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। जिसने 9th क्लास को बहुत दिल से पढ़ा होगा उसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई क्यों कर रहे हैं हम लोग बैलेंसिंग, ठीक है ना। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये लोग थोड़ा मैं बायोस वाला एग्जाम्पल ले लिया, अब लेते दूसरा थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो बढ़िया, नहीं आया तो मैं जिनको नहीं आया उनके लिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप वीडियो को बार बार बैक करके भी देख सकते हैं, आई होप कि मेरी स्पीड इतनी तेज ना हो कि वो आपके दिमाग से भी तेज हो, ठीक है। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आपका दिमाग मेरी स्पीड से तेज चले, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से समझिए, सपोज करिए कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या एक काम करिए ये वाली रिएक्शन ना लेके मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन ले रहा हूं, H2SO4 में एल्यूमिनियम का रिएक्शन दे दे रहा हूं। मतलब ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें किसका रिएक्शन दे रहा हूं, एल्यूमिनियम का दे रहा हूं। तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब आप बोलेंगे भैया ये SO4 का होल थ्राइस, सल्फेट का होल थ्राइस क्यों आया। मैं बोलूंगा बेटा तुम पिछला लेक्चर देख कर आओ, समझ में आया कि नहीं आया। पिछला लेक्चर देखोगे तभी बनेगा आगे का, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत बेसिक से उठाया हूं मैंने केमिस्ट्री, ठीक है ना, बन जाएगा आपको वैसे अगर पिछला लेक्चर कवर किए होंगे तो। ध्यान से समझो, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या, हाइड्रोजन। नाम लिखना मत भूलना, आप 10th क्लास में याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिए H2SO4 में कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन उधर 2 दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में कितना लिखा है, 2, मतलब एल्यूमिनियम के कितने एटम है, डबल 2 एटम है। तो एल्यूमिनियम के सामने मैं रफ में 2 लिख ले रहा हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम के उधर 2 एटम है तो इधर भी 2 एटम होने चाहिए। सल्फेट कितनी मात्रा में, 3 की मात्रा में, पर यहाँ पे सल्फेट कितना है, इसको 4 मत बोलना बेटा, सल्फेट जो होता है ना, सल्फेट ये SO4 पूरा एक आयन है, समझ में आया, ये पूरा एक ही आयन है। तो अगर ये SO4 है मतलब ये सल्फेट एक ही है, ठीक है ना। सल्फेट बोले तो ये पूरा है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ 4 है यहाँ 3 गलत कर देते, नहीं ऐसा नहीं करना। सल्फेट SO4 पूरा एक, जैसे अगर मैं बोलूंगा आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, 5 लोग भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 11 भी हो सकते हैं, पर वो एक फैमिली है ना। तो वैसे सल्फेट एक आयन है जिसके अंदर अलग अलग एटम्स है, और ये पूरी फैमिली है, एक फैमिली है सल्फेट की, ठीक है ना। अब देखते हैं कितने सल्फेट है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं रफ में 3 लिख लूंगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 जा 6 हो गए, तो यहाँ पे मैं कितना लिख लूंगा, 6 लिख दूंगा, शायद बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब क्रॉस चेक करते हैं, 3 2 जा कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए 6, रफ में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, सॉरी 6 2 जा हो गया भाई 12, 3 2 जा 6 था ना भाई, तो यहाँ पे भाई 3 लगा दूंगा मैं, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6। फिर उसके बाद सल्फर देखो, 3 सल्फर, यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट में सल्फर है, तो यहाँ पे सल्फर कितना, 3। ऑक्सीजन चेक करो, 4 3 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना
4 3 जा 12। उसके बाद यहाँ पे चेक करो एल्यूमिनियम कितना 2, यहाँ पे चेक करो एल्यूमिनियम कितना सब्सक्रिप्ट में 2, एटम्स चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल नहीं। हो गया, बैलेंस हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये बैलेंसिंग का दूसरा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है ना, बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग आपको तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस आपको बैलेंसिंग मेरे को नहीं लगता बनेगी, ठीक है ना। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लेता हूं मैं अभी, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल है बैलेंसिंग का, क्या? बैलेंसिंग का तीसरा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम को, क्या बोल रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम को जब आप NaOH में डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो, तो क्या बनेगा, या जिंक को डाल दो तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। यार ये इजी है, यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है, इजी वाला नहीं करते, कुछ थोड़ा सा इसको टिपिकल लेकर जाते हैं, पर टिपिकल तुमको शायद सिलेबस में है ही नहीं। चलो एक इजी वाला मैं बता रहा हूं, इजी वाला है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। अभी मैं एरो के ऊपर इसलिए कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं थर्ड फैक्टर में आया नहीं हूं, यहाँ पे अभी सेकंड भी पढ़ाना है और यार थर्ड फैक्टर भी पढ़ाना है, ठीक है ना। देखो ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है नाइट्रोजन, और ये क्या है अमोनिया। इसका नाम याद रखेंगे बेटा, अमोनिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, क्या हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के भाई यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, कर दिया। तो 2 3 से कितना होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हो गई बैलेंस रिएक्शन। हिट एंड ट्रायल, मैथ्स में सुनोगे हिट एंड ट्रायल, आपको सिर्फ क्या करना है, हिट करना है, अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगर आपका गलत हो रहा है तो आप दूसरा ट्रायल मारिए, तीसरा ट्रायल मारिए, कब तक, जब तक आपको एक नंबर नहीं मिल जाता। 10th क्लास में आपको 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं है ना भाई, बैलेंसिंग 6 से ज्यादा नहीं जाती है, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 6 में ही वहां घूमते रह जाएंगे और सोचेंगे कि भाई कौन सा नंबर लिखो। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा कठिन है और लास्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सपोज करिए प्रोपेन गैस है, क्या C3H8। अभी बस इतना याद रखिए प्रोपेन है, इसको मैं क्या कर दूं, ऑक्सीजन से रिएक्ट। ऑक्सीजन में अभी आपको लग रहा होगा भैया आप O क्यों नहीं लिखते, O2 ही क्यों लिखते हो, बेटा एरियल ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है। एरियल ऑक्सीजन O2 बायोमोलिकुलर के फॉर्म में रहती है, सॉरी डायटमिक के फॉर्म में रहती है। डायटम का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इसलिए मैं क्या लेता हूं, हमेशा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेता हूं, क्योंकि हवा में यही मौजूद है, तो क्या करूं भाई हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, C3H8, तो CO2 रिलीज होगा और H2O रिलीज होगा, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंस, कैसे करेंगे बैलेंस, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 3। समझ में आया क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब देखो सबसे पहले कार्बन को बराबर करो, यहाँ पे लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 है तो यहाँ पे भी 3 लगा दो। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। हाइड्रोजन देखो कैसे, सॉरी ऑक्सीजन देखो कैसे हो गए, अभी बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने थे, 8। देखो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को लास्ट में लो, ठीक है। पहले हाइड्रोजन को बराबर करो, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 8 मतलब यहाँ पे मेरे को 8 है, तो हाइड्रोजन का 2 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, 4 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे लगा दूंगा मैं 4, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और 4 1 जा 4, मतलब 10 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे पहले से ही 2 है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 5 का, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। ऐसी होती है बैलेंसिंग, पूरी हिट एंड ट्रायल। एक और चीज, जो कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है उसको आप लास्ट में लेना, जैसे ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट तो लास्ट में लो, जो बॉन्डेड है उसको सबसे पहले निपटाओ। तो अगर आप बॉन्डेड वाले को देख के करेंगे, जैसे कार्बन यहाँ पे भी बॉन्डेड है, यहाँ पे भी बॉन्डेड है, सबसे पहले कार्बन को बराबर करो और लास्ट में ऑक्सीजन को बराबर करना।
ये तरीका है। कुछ बच्चे पूरा मिटा मिटा के पेज फाड़ देते हैं, उनका आता नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं केमिकल रिएक्शन लिखने का। दूसरा तरीका नहीं, दूसरा एक और जिससे आप अपनी केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, टू मेंशन स्टेट। क्या? टू मेंशन स्टेट। स्टेट क्या होती है? ये गैस होती है भाई, ये जो आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर होती है ना, ये तो स्टेट हमेशा मेंशन होती है किसमें? स्मॉल ब्रैकेट के बाजू में, ठीक है ना। एक स्मॉल ब्रैकेट के बाजू में स्मॉल जी मतलब गैसीय स्टेट, स्मॉल एल मतलब लिक्विड स्टेट। क्या? लिक्विड स्टेट। स्मॉल एस मतलब सॉलिड स्टेट। कैपिटल मत लिखना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमने तो ब्रैकेट के अंदर ए क्यू भी देखे। ए क्यू, ए क्यू देखना, अगर नहीं देखे मतलब आप पढ़ नहीं रहे, और अगर आपने देखे तो भाई वेल एंड गुड। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस स्टेट। क्या होता है? एक्वस स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? देख भाई, लिक्विड का मतलब है कि भाई तू उसको मेल्ट कर दे तो लिक्विड स्टेट में आ गया, या कोई चीज मेल्ट है। मेल्ट है बोले तो प्योर है पर मेल्ट है, समझ में? एक्वा स्टेट का मतलब होता है कि वाटर में डिसॉल्व कोई भी चीज, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई भी ऐसी रिएक्शन लिखते हैं, अब ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस फॉर्म में, तो ऐसे बाजू में मेंशन कर देंगे स्मॉल जी ब्रैकेट के अंदर। H2O कैसा? लिक्विड के फॉर्म में, तो ऐसा L मेंशन कर देंगे। या भाई देखो अभी इस जो स्टेटमेंट में ना वो क्या हो रहा है, जलने के बाद कोई भी चीज, ये एक्चुअली में कंबशन रिएक्शन है, ये भी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? वेपर के फॉर्म में, तो ये भी गैस फॉर्म में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आपको स्टेट लिखना है। ऑक्सीजन कैसी है? गैसीय स्टेट में, तो ये पूरी रिएक्शन कैसी है? गैसीय स्टेट में आ गई। पर अभी अपन ने एक H2SO4 वाली रिएक्शन देखे थे, तो H2SO4 किस स्टेट में था? एक्वस, AQ। लिक्विड नहीं लिखा रहता H2SO4 के कभी ब्रैकेट में, HCl के ब्रैकेट में, HNO3 के ब्रैकेट में, आप देख लेना, ये हमेशा वाटर में डिसॉल्व होते हैं। समझ में आया? एक्वा स्टेट का क्या मतलब है? डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर। चलो, तो इसमें जब एल्यूमिनियम डाले थे तो एल्यूमिनियम के ब्रैकेट में सॉलिड, जब AlSO4 Al2SO4 का होल थ्राइस ये एल्यूमिनियम सल्फेट बना था, तो कैसा? ये इसको भी एक्वस था। क्यों एक्वस था? क्योंकि बेटा बनते के साथ ही हमको मिला नहीं था अलग, ये घुला हुआ था उसी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या था? वाटर था। जो वाटर में H2SO4 था, उसी वाटर में Al2SO4 होल थ्राइस था। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस हाइड्रोजन गैस कैसी थी? गैस, नाम में ही आया है तो ये ऊपर, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में जी। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। क्या? देखिए इसमें क्या है, एक है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट, जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो नीचे का एरो आता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था। और जब भी गैस इवॉल्व होती है तो ऊपर का एरो आता है। ये एक और चीज है। क्या? ये स्टेट में ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो कि अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे पानी में रेत डाल दूंगा तो एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेट का, रेत क्या हो जाएगी? नीचे जम जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ प्रेसिपिटेट का भी, अभी आगे आने वाला है। जब भी सोडियम सल्फेट में क्या डाल दूं मैं? बेरियम क्लोराइड डाल दूं, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लिख रहा, अभी नाम बस मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। तो क्या बनेगा? ये बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। एक एग्जांपल है। ये जो बेरियम सल्फेट होता है क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट। नीचे देखो सेटल डाउन का साइन डालना, इसका मतलब क्या है? कि वो घुलेगा नहीं। घुलेगा नहीं मतलब इसकी स्टेट क्या आएगी? सॉलिड आ जाएगी। इसकी क्या स्टेट आएगी? एक्वस आएगी। इसकी क्या स्टेट आएगी? एक्वस आएगी। और इसकी क्या स्टेट आएगी? एक्वस आएगी। ये सब पानी में मिले हुए थे। समझ आया कि नहीं आया? अब एक और चीज समझिए, गैस इवॉल्व का क्या सीन है भाई, ध्यान से समझना। अगर मैं वाटर में बिजली डाल दूं, क्या कर दूं मैं? वाटर में बिजली डाल दूं, मतलब H2 गैस इवॉल्व और O2 गैस इवॉल्व। गैस है ना, गैस, गैस, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तब ये साइन यूज होते हैं प्रेसिपिटेट के, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट फैक्टर की तरफ, एनर्जी और कैटलिस्ट वाले। देखो जब भी क्या होता है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उसका भी मेंशन आता है केमिकल रिएक्शंस में, उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। क्या क्या आता है सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। अगर एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी क्या हुई? इवॉल्व हुई, एनर्जी या कैटलिस्ट लिखते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप समझिए, क्या एनर्जी को पहले समझते हैं। सपोज करिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें मैंने दिया हीट,
तो या तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिएक्टेंट के साथ, क्योंकि मैंने दिया हूं ना हीट, या तो मैं इसको कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल साइन, ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द हीट विच इज गिवन टू द रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड में एरो के ऊपर मेंशन होता है। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल गेट रिलीज्ड। समझ आया कि नहीं आया? कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाम आपको लिखना है, ठीक है ना भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये नाम आपको लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा था, सॉलिड स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा था, सॉलिड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा था, गैसियस स्टेट, ऐसे मेंशन करना है, ठीक है ना आपको। और वो देखिए एरो ऊपर हीट दे रहा हूं, इसका मतलब एरो के ऊपर हीट आएगी, ठीक है। अब सपोज करिए मैंने अभी एक प्रोपेन का एग्जांपल लिया था, C6C3H8, ये प्रोपेन गैस थी। इसमें जब मैंने ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया था तो क्या रिलीज हुआ था, CO2 रिलीज हुआ था प्लस H2 रिलीज हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक्चुअली में एलपीजी गैस की रिएक्शन है। एलपीजी गैस बोले तो जब गैस जलती है ना बर्नर पे, स्टोव पे, आप हाथ रख सकते हैं क्या उस पर? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो भाई प्रोडक्ट साइड में आप प्लस एनर्जी भी डालेंगे। समझ आया कि नहीं आया? एनर्जी का मेंशन अगर आपने रिएक्शन में किया, इसका मतलब क्या है कि यू आर मेकिंग योर रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एक होता है स्केलेटन, हड्डी का ढांचा जिसमें जान नहीं होती, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर उसमें सब नस वस मांसपेशियां मिला तो जान आ जाती है, ऐसे ही है, ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव बनाने की। अब देखेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट होता है, इट नेवर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, और विदाउट इट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सपोज करिए क्लास में टीचर है, क्लास में टीचर है, पढ़ा रहा है। बिना टीचर के क्या बच्चे पूरे के पूरे जितने नंबर ला रहे हैं उतने ला सकते हैं? क्या आप खुद एक्सपेरिमेंट करिएगा। दो क्लास है, ठीक है, दोनों में 50-50 बच्चे हैं, एक में टीचर नहीं जा रहा है साल भर, एक में टीचर जा रहा है, आखिरी में एग्जाम हुई, कौन अच्छा करेगा? आपको पता चलेगा अच्छा कौन करेगा, जिसकी क्लास में टीचर है। क्यों? ये मैं बहुत हाइप नहीं दे रहा हूँ चीजों को, क्योंकि टीचर के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, और वैसे ही कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। पर क्या टीचर खुद बैठ के परीक्षा देता है? नहीं देता ना। तो नेवर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, कैटलिस्ट का ऐसा रोल है, मतलब हमेशा पीछे रहता है। जैसे अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप का कोई नाम लेगा, लेंगे तुम्हारे रिश्तेदार, पर दुनिया तुमको तुम्हारे नाम से जानेगी ना, और क्या बोलेंगे, देखो उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज कैटलिस्ट का भी साथ है। कैटलिस्ट रिएक्शन करवाने में सबसे हेल्पफुल होता है, पर खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, और इसके बिना रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमोनिया बनवाया था, किससे? नाइट्रोजन गैस से और हाइड्रोजन गैस से। तो ये पॉसिबल नहीं मोलिब्डेनम के बिना और आयरन के बिना, ठीक है ना। जब तक आप ये दो नहीं डालेंगे तब तक अमोनिया बन ही नहीं सकता, NH3 फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये एक एग्जांपल है किसका? कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ठीक है ना। इस मेथड को क्या बोलते हैं? हेबर्स मेथड, HEBRS अपोस्ट्रोफी वाला मेथड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आपका पूरा लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या देखे। सबसे पहले हमने देखे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शनों को इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने पढ़े बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। बैलेंसिंग में मैंने आपको दो तरीके बताया, एक शुरू से, एक हिट एंड ट्रायल वाला और एक रिवर्स इंजीनियरिंग वाला, कि आप देख लो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है, उसमें सबसे पहला बैलेंसिंग का पॉइंट था। फिर उसके बाद स्टेट कैसे मेंशन करते हैं, H2SO4 कौन सी स्टेट में होता है, क्यों होता है, कैसा, एक्वस में लिक्विड में क्या अंतर है, सॉलिड में क्या अंतर है, गैस में क्या अंतर है। एनर्जी बताया, एनर्जी का क्या महत्व बताया। उसके बाद कैटलिस्ट बताया, कैटलिस्ट क्या होते हैं बताया। जो भी एरो के ऊपर लिखा जाता है वो कैटलिस्ट है। एक चीज मैं और बता दूं, बिना कैटलिस्ट के अगर आप कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, अगर किताब में दिए कैटलिस्ट और आप अगर आप बिना उसके लिख रहे हैं, तो भाई सॉरी, आपके नंबर नहीं आने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इनके बिना रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, आप खाना खाते हो, सुबह क्या हो जाता है, पूरा पॉटी एनस के थ्रू पूरा बाहर हो जाता है, पॉटी कर देते हो आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बायो में होगा भी लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन। जिसको हंसी आ रही है, हंसने वाली बात नहीं, कॉमन चीज है भाई, सब लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक काम करना, एक प्लेट में उतना ही खाना रखना, मिलाना, जैसे आप खाते हो ना, दाल मिलाना, चावल मिलाना, सब्जी मिलाना, वैसे वेस्ट मत करना। पर इमेजिन कर लो, अगर आप उतना पूरा खाना मिलाओ ना, कभी ना कभी घर में हुआ होगा ये ऐसा खाना रखा होगा, तो क्या खाना सुबह तक खराब हो जाता है? नहीं होता ना।
और जब आप खाना खाते हो तो सुबह वो पट्टी के फॉर्म में बिल्कुल दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि खाना हमने खाए क्या थे, निकल क्या रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? पेट के अंदर बायो कैटलिस्ट मौजूद है जो कि रिएक्शन को मिलियन टाइम्स तेजी से प्रोसीड करवाते हैं। अरे समझ में आया? जो लाखों साल तक अगर वो खाना रखा रहे तो ऐसा होगा, वो भी सर्टेन कंडीशन के अंदर। वो रिएक्शन कैटलिस्ट ऐसे एक दिन में, एक सेकंड में, मतलब एक बिल्कुल के लिए छोटा अमाउंट ऑफ टाइम में करवा देते हैं। ये कैटलिस्ट का रोल है। बायोलॉजी के अंदर बहुत आते हैं कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर से टाइप ऑफ रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं। आज हमने जितने टॉपिक्स देखे मैंने आपको बता दिया। इतना ही। जय हिंद।